नमस्कार। संडे स्पेशल के एपिसोड में आपका स्वागत है और इसमें हम अक्सर बात करते हैं पिछले सप्ताह की कुछ खास गतिविधियों के बारे में या फिर ऐसी गतिविधियां जिनके बारे में ज़्यादातर लोग चर्चा नहीं करते। अभी देखिए, इस समय दो मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण हैं बीजेपी के सामने। एक तो मुद्दा यह है कि कैसे आरएसएस के साथ अपने संबंधों को सुधारा जाए और बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा। ये दोनों मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पिछले साल जब लोकसभा चुनाव में 240 सीटों पर बीजेपी अटक गई तो उसके बाद एक बड़ा पर्सपेक्टिव ये बना, एक बड़ा मैसेज ये गया कि साहब आरएसएस के खिलाफ जो बयान जेपी नड्डा ने कहा था कि हमें अब पार्टी इतनी बड़ी हो गई है कि साहब हमें अब आरएसएस की आवश्यकता नहीं है, हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया है, कि ये एक निगेटिव तरीके से गया और आरएसएस पिछले लोकसभा चुनाव में निष्क्रिय रही और उसकी वजह से बीजेपी 272 का आंकड़ा पार करने के बजाय 240 पर ही अटक कर रह गई। और ये काफी हद तक सही भी नजर आता है प्रत्यक्ष रूप से देखें तो, क्योंकि उसके बाद जब आरएसएस एक्टिव हुई तो हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी ने बड़ी सफलता हासिल की, दिल्ली भी बीजेपी ने जीती। तो दो तीन बड़े बड़े चुनाव जीतने के बाद यह मैसेज भी गया कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में पैचअप हो रहा है। आपको याद होगा कि पिछले साल की बात है, लोकसभा चुनाव के एकदम बाद 1-2 महीने के बाद की बात है, जब हमने कई वीडियो बनाए थे, बल्कि संडे स्पेशल हमने कई बार इस मुद्दे पर बनाए पिछले साल कि बीजेपी और आरएसएस में क्या चल रहा है, अगला अध्यक्ष कौन होगा, जेपी नड्डा हटाए जाएंगे नहीं। तब से अब तक जेपी नड्डा नहीं हटे हैं, लेकिन बीजेपी में और आरएसएस में पैचअप की कोशिशें कई बार हुई हैं। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे नागपुर आरएसएस मुख्यालय पर, पीएम बनने के बाद पहली बार गए थे और वहां पर एक अस्पताल बना है आंखों का, उसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री वहां पर पे गए थे और उसे इस तरह से माना गया कि बंद कमरे में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ मोदी जी की बातचीत हुई है और बहुत सारी बातें सामने आई थी, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं चला कि आखिरकार वहां बातचीत हुई क्या थी। और वैसे भी जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत या कोई भी आरएसएस का बड़ा नेता किसी बड़े पॉलिटिशियन से मिलता है तो उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी नहीं की जाती हैं। ये आरएसएस का अपना एक सिद्धांत है। आरएसएस बैकएंड पर रहकर पीछे की तरफ से काम करता है, फ्रंट पर इसके नेता कभी भी आते नहीं है। तो बार बार ये बयान आते रहे कि साहब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और इस बीच नरेंद्र मोदी वहां उनसे मिल भी आए। और अभी कुछ महीने पहले की बात है कि आरएसएस के एक बड़े नेता हुए हैं स्वर्गीय मोरोपंत पिंगले, उनकी स्मृति में एक किताब का कोई विमोचन का कार्यक्रम था। उसमें मोहन भागवत ने यह कहा, जब उनका सम्मान किया जा रहा था, कि मोरोपंत पिंगले साहब एक बार कहीं गए थे और उन्हें वहां पर किसी ने शॉल उड़ाकर सम्मानित किया था। तो पिंगले साहब ने व्यंग्यात्मक लिहाज से यह कहा था कि साहब अगर आपको कहीं पर शॉल उड़ाया जा रहा है और आपको सम्मान किया जा रहा है तो समझ लीजिए कि आपका रिटायरमेंट का समय आ गया, और 75 साल के हो जाने के बाद आपको अगर इस तरह से सम्मानित किया जा रहा है तो अगली पीढ़ी ये कह रही है कि भाई अब आप घर पर बैठो, अब हमें काम करने दो। उनके इस मैसेज को मीडिया ने दो तरीके से लिया कि नरेंद्र मोदी 75 साल के अभी सितंबर में होने वाले हैं और मोहन भागवत भी इत्तेफाक से 75 साल के इसी साल सितंबर में होने वाले हैं। एक 11 तारीख को हो जाएंगे 75 साल के और दूसरे मोदी जी 16 सितंबर को हो जाएंगे। तो इस तरीके से दोनों के ये बयान आए कि साहब इस तरीके से मोहन भागवत ने मोदी जी पर कटाक्ष कर दिया कि उन्हें अब रिटायर हो जाना चाहिए। और फिर मार्गदर्शक मंडल में मोदी जी के जाने की और अडवाणी जी की ये सब कहानियां मीडिया ने खूब चलाई। लेकिन उसके बाद से गृह मंत्री अमित शाह एक बार नहीं 20 बार कह चुके हैं कि 2029 का चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है बीजेपी में कि 75 साल की उम्र के बाद किसी को रिटायर होना हो। लेकिन इसके बावजूद भी मीडिया अपनी कहानी चलाता रहता है। और देखिए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की बड़ी तारीफ की लाल किले के प्राचीर से। शायद पहला अवसर था कि देश के किसी प्रधानमंत्री ने आरएसएस की सराहना की, आरएसएस का नाम लिया, वो भी लाल किले के प्राचीर पर। इसे बड़ा पॉजिटिव तरीके से देखा गया। उन्होंने संदर्भ इस बात का लिया था कि आरएसएस के 100 साल हो रहे हैं। आप सब जानते हैं कि 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी और इस तरीके से ये आरएसएस का 100वां साल है, स्थापना दिवस है। और आरएसएस इस अवसर पर कई कार्यक्रम भी कर रही है। अभी हाल ही में
दिल्ली के विज्ञान भवन में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें बहुत तरह के लेक्चर्स हुए, जिसे कहते हैं ना कि आख्यान माला शुरू हुई। 3 दिन तक उसमें बड़े बड़े लोगों ने लेक्चर दिए, बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स को भी उसमें बुलाया गया था, मोहन भागवत मौजूद रहे, कई वक्ताओं ने उसमें भाग लिया और दिल्ली के पूरे मीडिया को उसमें इन्वाइट किया गया था। मीडिया ने रोजाना उसकी विस्तार से कवरेज भी दी। इसमें मोहन भागवत ने बातचीत में यह स्पष्ट कर दिया, अंतिम दिन सवाल जवाब भी हुए इसमें। मोहन भागवत ने जो वहां ऑडियंस में लोग बैठे हुए थे उनके कुछ सवालों के जवाब भी दिए। और आप जानते हैं कि मोहन भागवत जब बोलते हैं तो बहुत अच्छा बोलते हैं। उनसे कई लोगों ने सवाल भी पूछे, सवालों के जो जवाब आए उससे जो मैंने निष्कर्ष निकाला उससे तो ये तय हो गया कि आरएसएस और बीजेपी में मोदी जी को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। यह साफ है कि अगला चुनाव भी मोदी जी के नेतृत्व में ही भाजपा लड़ने वाली है। और मोहन भागवत ने तो यहां तक कह दिया इस बात को बिल्कुल कंडम करने के लिए, रिटायरमेंट वाली बात को, कि भैया मैं भी नहीं चाहता कि मैं रिटायर हूं। अगर 80 साल की उम्र हो जाने के बाद भी मुझे आरएसएस ये कहेगा कि आपको हमारे लिए काम करना है तो मैं मना नहीं कर सकता, मैं तो बड़ी खुशी खुशी के साथ कार्यक्रम करूंगा अपना। और उन्होंने ये बात भी एक तरीके से इसका खंडन कर दिया कि उनका जो 75 साल वाला जो पिंगले साहब के बारे में वो उनका एक्सपीरियंस था कि वो जो बयान था उसकी कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई प्रासंगिकता थी या उससे कोई जुड़ाव था। उन्होंने एक तरीके से स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया था। देखिए, मोहन भागवत को मैंने पिछले कुछ सालों में रीड किया है तो थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि मॉडरेट टाइप के वो नेता हैं, जिसे कहते हैं कि अब देखिए पिछले 4-5 सालों की अगर मैं बात करूं, मोहन भागवत ने एक नहीं कई अवसरों पर मुसलमानों को साथ लेकर चलने की कोशिश की है। बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं से उन्होंने मुलाकात भी की है और वो जो हिंदू राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट है उसको कट्टरपंथ की तरफ नहीं ले जाना चाहते। जैसे कि मोहन भागवत ने कई बार यह कहा है कि मुसलमानों को ज्ञानवापी मस्जिद जो वाराणसी की है वो और मथुरा की ईदगाह, इन दोनों पर से अपना दावा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि ये हिंदुओं के लिए कितने पवित्र हैं और वहां पर किस तरीके से ईदगाह और मस्जिद दोनों जगह पर बनाई गई है। तो उन्होंने एक तरफ तो यह बयान दिया था कुछ साल पहले जब अयोध्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि यह बड़ा फैसला है और अब जो है हिंदुओं को हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना बंद कर देना चाहिए। और दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि काशी विश्वनाथ और मथुरा ये जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसे हिंदू कतई नहीं छोड़ सकते, बल्कि मुसलमानों को आगे आकर पहल करनी चाहिए और इस पर अपने दावे को छोड़ देना चाहिए। तो मैं जो कहने का मतलब है कि अभी जैसे ये आरएसएस का कार्यक्रम था विज्ञान भवन वाला, इसमें बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स बोले, बहुत सारे लोग गेस्ट के रूप में भी आए हुए थे। तो मोहन भागवत एक बैलेंस दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले आरएसएस की पृष्ठभूमि जो है वो थोड़ी सी कट्टर रही है, खासतौर से मुसलमानों को लेकर आरएसएस का रवैया हमेशा सख्त रहा है। लेकिन मोहन भागवत थोड़ा सा मॉडरेट बनने की कोशिश करते हैं और कई बार इनकी ये जो चीजें हैं बहुत सारे लोगों को ये पसंद भी नहीं आती। बहुत सारे लोग इस पर नाराजगी भी जताते हैं कि मोहन भागवत आरएसएस के स्टैंड से बिल्कुल अलग चलते हैं। लेकिन हर व्यक्ति की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, तो मोहन भागवत की पर्सनैलिटी इस तरह की है। अब जैसे कि अब ये संकेत मिले हैं कि बीजेपी का जो नया अध्यक्ष होगा उसमें आरएसएस बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेगी। आरएसएस ने बीजेपी को साफ कह दिया है कि यह आपका संगठनात्मक फैसला है, आप अपना फैसला खुद लो। हालांकि अभी हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री और जो मध्य प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उनकी और मोहन भागवत की मुलाकात हुई है और काफी सोशल मीडिया पर और जो मीडिया है उसके बीच में ये खबर सर्कुलेट हुई है कि अगले अध्यक्ष बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान होंगे। हमने तो पिछले साल ही एक संडे स्पेशल बनाया था कि शिवराज सिंह चौहान के तिलक में देरी क्यों हो रही है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल भी जाएगा। तो उस वीडियो में हम तो पहले कह चुके हैं कि उनसे बेहतर व्यक्ति कोई और हो नहीं सकता। वो आरएसएस के भी पसंदीदा हैं और दूसरे लोगों के भी पसंदीदा हैं और ईमानदार व्यक्ति हैं, पॉपुलर लीडर हैं और पुराने दिग्गज हैं, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, अनुभव है संगठन का भी उन्हें लंबे समय तक काम करने का। तो अब ऐसा नजर आ रहा है दोस्तों कि आरएसएस और बीजेपी का जो पैचअप है वो 2029 के लिए हुआ है। आरएसएस भी जानती है कि उसे अगर अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना है, देखिए आरएसएस चाहती है लंबे समय से कि
देश के जो शिक्षण संस्थानें हैं वहाँ पर जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उनमें बदलाव किया जाए, हिंदुत्व के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाए, अपना जो सही इतिहास है वो पढ़ाया जाए, रोमिला थापर या रामचंद्र गुहा वाला जो लिखा हुआ इतिहास है वो ना पढ़ाया जाए, इतिहास की जो सही चीज़ें हैं वो बताई जाएं, मुगलों को महान ना बताया जाए। इसके लिए आरएसएस एक बड़े लेवल पर बौद्धिक चेंज चाहती है कि यूनिवर्सिटीज़ के जो वीसीज हैं यानी कि उपकुलपति हैं जो विश्वविद्यालयों के, वो आरएसएस की विचारधारा के हों। तो अगर ये सब अपने काम आरएसएस को पूरे कराने हैं तो मोदी जी को भी कंटिन्यू करना पड़ेगा, बीजेपी को सपोर्ट करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता है नहीं। तो अब फिलहाल जो संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं वो यही हैं कि 2029 के लिए मोदी जी और आरएसएस के बीच में पैचअप हो चुका है। लाल किले से मोदी जी ने जो आरएसएस की तारीफ की उससे पूरी तरह से स्पष्ट है कि वो आरएसएस के साथ हैं और आरएसएस को साथ लेकर चलना चाहते हैं और आरएसएस के साथ किसी प्रकार का टकराव नहीं चाहते। मोहन भागवत ने तो बयान भी दिया है कि मतभेद तो हमारे किसी के भी साथ हो सकते हैं लेकिन हम मनभेद नहीं रखते हैं। और मुझे लगता है कि आरएसएस अब खुलकर बीजेपी के साथ मैदान में आने के लिए तैयार है और इसीलिए ये सब इस तरह की बातें चल रही हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ याद दिला दूं कि ये जो बात इन्होंने कही मोहन भागवत ने कि साहब मुसलमानों को मथुरा और काशी पर अपना जो दावा है वो छोड़ देना चाहिए ज्ञानवापी पर, ये प्रयास पॉलिटिकल लेवल पर भी एक बार हुआ था 1990 में जब राजीव गांधी के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने थे कुछ महीनों के लिए, उन्होंने भी मुसलमानों से ये अपील की थी। लेकिन क्या है कि हमारे देश में राजनीतिक होच पोच इस तरह की है, वोट की राजनीति इतनी हावी हो जाती है कि जो मुद्दे बिना किसी झगड़े, बिना किसी विवाद, बिना किसी कोर्ट कचहरी के सुलझाए जा सकते हैं वो सुलझाने के बजाय और ज़्यादा उलझा दिए जाते हैं। यही राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव, यही सब लोग ये सब काम करते रहते हैं कि किसी भी काम का समाधान ना होने दो, उस काम को बिगाड़ते रहो और लंबा उसको खींचते रहो। कांग्रेस ने हमेशा यही किया। वरना ये जो अयोध्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था ये कांग्रेस के समय में भी आ सकता था, लेकिन कांग्रेस ने कभी चाहा नहीं। मोदी जी ने चाहा तो आज देखिए राम मंदिर भी बन गया है। तो अब लग रहा है कि मोदी जी और मोहन भागवत के बीच में पैचअप हो चुका है और 2029 के लिए आरएसएस और बीजेपी का ग्राउंड सेट हो चुका है। अब देखने वाली बात यही होगी कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। वैसे सुनने में तो आ रहा है कि अगला अध्यक्ष का ऐलान बिहार विधानसभा चुनाव के बाद होगा। देखते हैं क्या होता है, इस पर हम नजर लगातार बनाए रखेंगे। आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे सहयोग करते रहिए। जो लोग नए दर्शक हैं उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें, वरना हमारे नए वीडियो आने का, मेरे लाइव आने का आपको पता नहीं चलेगा। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।